Good morning, Class 7th. So, students, we are on chapter number 3, and the name of this chapter is Earth Changing Earth, and this chapter is related to a geography portion. And we have started this chapter in the previous classes, and we have done what do you mean by endogenic and exogenic forces. What do you mean by this table? We have also done in detail. We have done endogenic and exogenic forces, and related to endogenic forces, we have completed our very first topic, which is volcano, in the previous class. And now we are going to start our next topic, which is earthquake, in this class. So let's start with our today's topic. So what do you mean by earthquake? Earthquake means movement of lithospheric plates, volcanic eruption and faulting leads to vibration which are felt as earthquake on the earth's surface of the earth. सो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हमने आपको पहले ही बताई थी. कुछ लिथोस्फेरिक प्लेट्स है जो मूवमेंट करती रहती हैं. 7 मेजर प्लेट्स हैं, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं. 7 मेजर प्लेट्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती हैं. ये उनकी मूवमेंट के कुछ डायग्राम्स मैंने आपको शो किए हुए हैं. सो ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट हैं वो जब मूव करती हैं तो वॉल्केनिक इरप्शन ऑफ फॉल्ट्स होते हैं वाइब्रेशन के साथ. मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स, वॉल्केनिक इरप्शन एंड फॉल्ट लेड्स टू वाइब्रेशन विच आर फेल्ट एज अर्थक्वेक. तो उनके बीच में जो मूवमेंट होता है उसे हम अर्थक्वेक बोलते हैं, जो कि हमें सरफेस पे पता चलता है. जैसे हम किसी बच्चे को अगर टेबल पे खड़ा कर दें, जो टेबल के लेग्स होते हैं अगर हम उसे हिलाएंगे तो उस बच्चे को कंपन महसूस होगा, वाइब्रेशन महसूस होगा, क्योंकि वो लैंड सरफेस एरिया के ऊपर है. इसे ही हम अर्थक्वेक बोलते हैं हमारे अर्थ के अंदर. अर्थक्वेक के साथ सडन वाइब्रेशन और वॉलेंट ट्रेमर्स. सडन, अचानक से आता है, कोई बता के नहीं आती है. अर्थक्वेक का वॉलेंट है, मतलब उससे इंसान और जो थिंग्स होती है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. शेकिंग है एक तरीके से, फेल्ड ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस. देखिए नीचे अर्थक्वेक आता है पर उसका असर सिर्फ और सिर्फ नीचे ही नहीं देखने को मिलेगा, आपको ऊपर तक भी जो आपकी अर्थ सरफेस एरिया है उस पर भी देखने को मिलेगा. स्ट्राइक करता है, सडनली हमारे पास आता है, हाई इंटेंसिटी का होता है, जिससे अगर वो बिल्डिंग्स जो हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं, गिर जाती हैं और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है. और अगर हम प्रॉपर्टी का भी लॉस ना माने तो यहाँ पर ह्यूमन का भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है. तो मैं एक बार आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहूँगी. ये कुछ पिक्चर्स हैं. ये पूरी की पूरी बिल्डिंग यहाँ पे कोलैप्स हो गई है. इन बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा है. ये अर्थक्वेक की वजह से ये सारी की सारी जो डिस्ट्रक्शंस है ना वो आप देख सकते हो. पूरा घर एक तरीके से तबाह हो चुका है. तो ये है कुछ पिक्चर्स जिसके ज़रिए हम लोग ये देख सकते हैं कि अर्थक्वेक की वजह से होता क्या क्या है. अब देखिए कुछ मेजर पॉइंट्स हैं यहाँ पर, जैसे फोकस हो गया, एपिसेंटर हो गया. सो ये फोकस और एपिसेंटर होते क्या है? सबसे पहले हम लोग इनको कुछ अलग तरीके से इंडिकेट कर देते हैं ताकि ये एक तरीके से डेफिनेशन के तौर पर हम लोगों को देखने को मिले. नाउ आपको बगल में एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये जो राइट हैंड साइड में, ये पिक्चर आपकी बुक के अंदर भी है. सो फोकस का मतलब होता है पॉइंट इनसाइड द क्रस्ट वेयर द वाइब्रेशंस ओरिजिनेट. ये वाला एरिया जहाँ से आपकी वाइब्रेशन यानी जो कंपन है वो उत्पन्न हुआ है या पैदा हुआ है या ओरिजिनेट हुआ है, ये जो एरिया है इसे हम बोलते हैं फोकस. ठीक है, बोलते हैं फोकस करिए, पढ़ाई पे फोकस किए, मतलब ध्यान लगाइए अपनी किताबों के अंदर. तो किताबें क्या हो गई, आपका फोकस पॉइंट हो गया. ना एपिसेंटर क्या होता है? प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ डायरेक्टली अबव द फोकस. अब ये जो ये जो एरिया है इससे बिल्कुल सीध में 90 डिग्री ऊपर जहाँ पर आपको कंपन सबसे पहले महसूस हो उस जगह को बोलते हैं हम एपिसेंटर. सो फोकस तो हो गया अंदर और एपिसेंटर हो गया ऊपर, बिल्कुल सीध में जहाँ सबसे पहले आपको अर्थक्वेक की शेकिंग जो है वो महसूस हो सके उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर. सो एफ नीचे है, ई ऊपर है. ई एफ ऐसे आता है ना, ABCDEF, तो ई ऊपर हो गया और एफ नीचे हो गया. इस तरीके से लर्न कीजिएगा. ई ऊपर है, एफ नीचे है. नाउ स्ट्रेंथ डिक्रीजेस फोकस इन द फॉर्म ऑफ, जैसे जैसे हम ना इसके दूर जाते जाएंगे, ये जो अर्थक्वेक है ना वेव्स के तौर पर ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह. तो जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे ही इसकी जो ताकत है वो कम होती जाएगी. जैसे यहाँ सबसे ज़्यादा खतरनाक है, फिर यहाँ मतलब जैसे हम यहाँ से बोले लैंड सरफेस एरिया यहाँ खतरनाक हो गया, फिर यहाँ खतरनाक होगा. जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ना ये वेव्स के, वैसे वैसे इनकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है. फोकस इन द फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव्स. ये तो गोल गोल से आप किरणें देख रहे हो ना, ये है सिस्मिक. ऐसे ही आपकी अर्थ वेव्स जो है वो ट्रैवल करती रहती हैं. एरियाज क्लोज ऑन एंड क्लोज टू द एपिसेंटर, वहाँ बर्बादी, जो डैमेज है ना वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. सो अर्थक्वेक का मतलब लिथोस्फेरिक प्लेट्स में एक तरीके से फॉल्ट का वजह से वाइब्रेशन आ जाना, इरप्शन की वजह से वाइब्रेशन आ जाना, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है. फोकस जहाँ लैंड सरफेस एरिया के अंदर
अर्थक्वेक आया है उसे हम फोकस बोलते हैं, और एपिसेंटर बिल्कुल ठीक सीध वाला जो इलाका है जहाँ पर अर्थक्वेक को सबसे पहले महसूस किया जा रहा है। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट पैरा। सिस्मोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द अर्थक्वेक और सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव कितनी इंटेंसिटी की आई, कहाँ आई, इन सब के बारे में स्टडी किसके अंदर करते हैं हम? सिस्मोलॉजी के। और जो वैज्ञानिक इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सपर्ट्स, जिन्हें बोला जा रहा है सिस्मोलॉजिस्ट। जैसे आर्कियोलॉजी, अर्थ के अंदर जो भी दबी हुई चीज़ें उनकी स्टडी करना आर्कियोलॉजी कहलाता है। आर्कियोलॉजिस्ट जो कि उनकी स्टडी करेगा। तो ये है कुछ टर्म्स। एक्सपर्ट इन द स्टडी ऑफ द पैटर्न्स ऑफ अर्थक्वेक, जिसे हम सिस्मोलॉजिस्ट बोलेंगे। सिस्मोलॉजी मतलब स्टडी करना, और सिस्मोलॉजिस्ट मतलब जो आपके एक्सपर्ट हैं सिस्मोलॉजी के, वो उन चीज़ों को स्टडी करते हैं, पैटर्न्स ऑफ द अर्थक्वेक को स्टडी करते हैं ना। अब ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? देखिए, डिस्टेंस को हम लोग सेंटीमीटर, मीटर, जैसे इस जगह से दूसरी जगह कितने सेंटीमीटर का मैंने स्केल खींचा है, या फिर एक इंसान कितने किलोमीटर जा रहा है, तो हम लोग नापते हैं इन सब चीज़ों को, हम मेज़र करते हैं। वैसे ही हम लोग अर्थक्वेक को भी नापते हैं। अर्थक्वेक को कैसे नापा जाता है? द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड द अर्थक्वेक ट्रेवर्स इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम लोग अर्थक्वेक कितनी इंटेंसिटी का है, कितना खतरनाक है, उससे हम लोग नापते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ना कुछ लाइन्स ऐसे दी हुई है। हमने मूवी में बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जब कोई हॉस्पिटलाइज होता है तो उस तरीके की हार्ट बीट चलती रहती है, और जब वो हार्ट बीट सीधी हो जाती है इसका मतलब उस इंसान की डेथ हो चुकी है। तो ऐसे ही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, सॉरी फॉर दिस, ऊपर नीचे आपकी वेव्स जो हैं उनकी इंटेंसिटी को नापा जाता है, और इस वजह से पता चलता है कि कितनी इंटेंसिटी का आपका भूकंप आया है। सो द स्केल यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द सिस्मिक वेव्स ड्यूरिंग द ट्रेवर्स इज कॉल्ड रिक्टर स्केल, डिजाइंड इन 1935 बाय चार्ल्स एफ रिक्टर, एन अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट। नाउ अब ये सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल में क्या अंतर है वो हम देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम शेयरिंग यू द पिक्चर ऑफ रेक्टल स्केल। सबसे पहले हम एक बार ये पूरी चीज़ दोबारा पढ़ते हैं। देखिए, ये तो हो गया आपका सिस्मोग्राफ, ऊपर लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब यहाँ बात की जा रही है कि रेक्टल स्केल क्या होता है? इंटेंसिटी नापता है, कितना ज़्यादा खतरनाक है। अब देखिए, हम हमारे इमोशंस को नाप नहीं सकते कि मुझे कितना ज़्यादा दुख है, 1 किलो दुख है, 2 किलो दुख है, या फिर 250 ग्राम्स दुख है। दुख को तो नहीं नाप सकते, या फिर खुशी को नहीं नाप सकते। हम उन चीज़ों को नाप सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर स्केल के जरिए नाप सकते हैं इंटेंसिटी, कितनी ज़्यादा खतरनाक वेव्स आई हैं, सिस्मिक वेव्स आई हैं, जिनको हम नाप रहे हैं हमारे रिक्टर स्केल में। इस रिक्टर स्केल की खोज किसने की गई है, या फिर इसको एक तरीके से बनाया किसे, श्रेय किसे दिया जाता है डिज़ाइन का? तो चार्ल्स एफ रिक्टर के नाम, इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर, अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट के नाम पर इसका रिक्टर स्केल नाम दे दिया गया है। पहले तो ये बात करते हैं करता क्या है, उसके बाद हम इसकी पिक्चर देखेंगे। द न्यूमेरिकल स्केल है ये, जैसे हमारे आपका वो होता है, आपका नॉर्मल स्केल होता है 15 सेंटीमीटर या फिर 13 सेंटीमीटर का, तो वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर दिखा रहा है। अब ये जो स्केल है वो रेंज दिखाता है 0 से 9 तक। पीपल बिलीव और फील अर्थक्वेक, वेट फॉर अ वाइल, यस, द न्यूमेरिकल पीपल बेयरली, यहाँ पर आएगा बेयरली फील अ क्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड अप टू 2, जैसे 2 रिक्टर स्केल। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ रिक्टर स्केल क्या है। ये है रिक्टर स्केल, ये पैमाना होता है। जैसे 1 का अगर आता है तो आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा, 2 का भी पता नहीं चलता है, पर जैसे जैसे हाई इंटेंसिटी होती जाती है, जैसे 7 का अर्थक्वेक आया तो बहुत ज़ोरों से चीज़ें हिलने लग जाएंगी, चीज़ें हो सकता है कोलैप्स करके नीचे गिर जाए, आपकी जो बिल्डिंग्स होती है वो कोलैप्स कर जाती है बहुत। अगर ये इस रिक्टर स्केल, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ऐसा बहुत कम देखने को मिला है, शायद ही ऐसा कभी देखने को मिला होगा। पर अगर हम यहाँ की बात करें, जो 2001 में आपके भूकंप आया था गुजरात में, उसकी रिक्टर स्केल पे जो मेजरमेंट थी वो 6.9 से 7.9 तक की, मतलब अराउंड 8 का आया था, और उसने बहुत ज़्यादा बर्बादी मचाई थी। लाखों हज़ारों लोगों की डेथ हो गई थी, और पूरा एरिया बहुत बुरी तरीके से तबाह हो चुका था। तो रिक्टर स्केल है क्या? एक पैमाना है 0 से 9 तक का। ये देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है और 9 तक जा रहा है ये पैमाना, और इसके अंदर हमें 2 तक का, अगर 2 रिक्टर स्केल का भूकंप आता है हमें पता भी नहीं चलता है, बट अगर 6 या फिर उससे ज़्यादा का आता है, कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग, उसे ताकतवर माना जाता है, एंड इज टर्म्ड मेजर, सॉरी फॉर दिस, एंड they are
termed major and are very destructive when higher than 7। 6 से ज़्यादा का आ रहा है या फिर अगर हम बोले 7 से ज़्यादा का आ रहा है तो बहुत ही भयानक तबाही मचाने के लिए वो स्केल या फिर वो पैमाना जिम्मेदार होता है। तो ये है रिक्टर स्केल का पैमाना। जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना भलाई नहीं है, उतनी बुराई है। यहाँ पर नेगेटिविटी आती है। नेगेटिविटी इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, बर्बादी करने के वाला होता है। दो काम में पता नहीं चलता, पर जैसे जैसे ऊपर इंटेंसिटी जाती जाती है वैसे ही खतरनाक होता जाता है। अब राइट हैंड साइड में आपके एक पेज है। जस्ट नाउ वी हैव डन दिस पैराग्राफ, this whole paragraph and this, sorry for this paragraph we have done and this whole paragraph we have done. Now we are moving forward to this page and I have pasted this page in this slide itself, so it will be easier to understand what I am teaching to you. So सबसे पहले इसको थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। सबसे पहले हम अर्थ की केस स्टडी करेंगे, कहाँ कहाँ अर्थ आया था। सबसे पहले इस पूरे पॉइंट या फिर इस पूरे पोर्शन को और जूम कर लिया जाता है। चलिए ये वाली अगर हम बात करें, अर्थक्वेक रॉक्स, 8 अक्टूबर 2005 में अर्थक्वेक आया था जिसका एपिसेंटर था जिसमें जम्मू एंड कश्मीर बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ था। दिल्ली तक था ये 7.6 रिक्टर स्केल पे इसका पैमाना था और सिर्फ 1 मिनट के लिए रहा था, जिसमें से लोगों की पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहाँ पर 1400 लोगों की डेथ हो गई थी, 70,000 क्रिटिकली इंजर्ड हो गए थे और 5 मिलियन जो हैं होमलेस हो गए थे, मतलब उनके घर तबाह हो गए थे, तो वह कहाँ रहते। और इन मुजफ्फराबाद सिटी हॉस्पिटल, मतलब बहुत लोगों की डेथ हो गई है। यहाँ पर इस बात की जा रही है बात, 600 स्टूडेंट्स जिंदा ही स्कूल की बिल्डिंग के अंदर दब गए थे। मतलब बस बर्बादी की यहाँ पर डिस्कशन किए जा रहे हैं। गुजरात का जो ब्लैक फ्राइडे कहा जाता है, वो फ्राइडे के दिन अर्थक्वेक आया था। 26 जनवरी 2001 को ये अर्थक्वेक आया था और कहाँ पर आया था, गुजरात में आया था। और इसकी रिक्टर स्केल पे भुज नाम की जगह पे आया था, यहाँ पे भुज लिखा हुआ है। रिक्टर स्केल पे इसका जो मेजरिंग था वो था 6.9 या फिर और 7.9, अराउंड 8 मान सकते हैं। और इसने भुज को बहुत बुरी तरीके से, अंजार, भचाऊ, गांधीधाम, रोपड़ और अहमदाबाद को बहुत बुरी तरीके से बर्बाद किया था, जिसमें 90% भुज की बिल्डिंग्स बर्बाद हो गई थी। 45 सेकंड तक ये क्वेक आपको महसूस होने को मिला था, आपको नहीं, मतलब जो वहाँ पे रह रहे होंगे। एंड 400 स्कूल्स, चिल्ड्रंस, मतलब बस यहाँ बताया जा रहा है कितने स्कूल, कितने लोग जिंदा दफन हो गए, ये सारी बातें हैं। सो आप लोग इसे एक बार रीड कर लीजिएगा। अब देखिए हम कर क्या सकते हैं, व्हाट कैन बी डन। द आफ्टर मैथ ऑफ गुजरात अर्थक्वेक, आप कुछ कर नहीं सकते हो, बता के नहीं आ रहा है कि हम उससे बचने के लिए कोई उपाय कर सके, पर हमें कुछ ना कुछ मेजरमेंट्स तो अपनाने पड़ेंगे ताकि हम इतनी बर्बादी होने से बचाई जा सके। तो यहाँ कर रहे हैं हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चंस उठे कि हमें करना क्या चाहिए। इट टुक 2 days फॉर द गवर्नमेंट टू बिगिन रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस सम विलेजेस, मतलब आप पहुंच नहीं सकते हो, इतनी दूर दूर तक है। तो गुजरात की अर्थक्वेक की वजह से जो आपकी गवर्नमेंट है वो जागी और उसने क्या किया, नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इम्प्रूविंग और नेशनल प्रिपेयर्डनेस टू मीट द कैलेमिटीज। अगर आपको पता चल जाए, जैसे अभी एक पेंडेमिक, कोविड भी है एक पेंडेमिक, ये भी एक आपदा ही है, ये भी एक डिजास्टर ही है जो कि हमारे सामने आया है। तो कैसे बचा जाए, घर में रह के मास्क लगा के, अपने हाथ को अच्छे से सैनिटाइज करके, क्लेanलीनेस रख के और दूरी रख के, डिस्टेंस रख के। बाहर अभी हम लोगों को वैसे भी नहीं जाना है, हम स्टूडेंट्स हैं, घर में रह के पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर्स अपनाए गए थे, ये तो कोविड वाले मेजर्स है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्या करने चाहिए आप लोगों को। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट एक तरीके से इम्प्रूव किया उसने अपनी तैयारियों को। या हम बोल सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को अगर पता चले अर्थक्वेक आ रहा है तो क्या किए, सेफ स्पॉट पे चले जाओ, एक स्ट्रॉन्ग टेबल को पकड़ लीजिए या फिर किसी भारी कॉर्नर में चले जाइए। ऐसा नहीं है कि आप बीच में रह जाओ तो बीच में बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए और आप नीचे दब जाएंगे। सो एकदम कॉर्नर में चले जाइए और अंडर द स्ट्रॉन्ग टेबल, किसी स्ट्रॉन्ग टेबल के नीचे चले जाइए ताकि वो जो मलबा है वो आपके ऊपर सीधे आपके सर पे ना गिरे, उस टेबल के ऊपर गिर के रह जाए। एरियाज टू स्टे अवे फ्रॉम, कहाँ से दूर रहना है आपको। फायर प्लेस, आग के पास नहीं जाना है, लीकेज हो सकती है जिससे आग लग सकती है। ग्लास विंडो अगर टूट गई तो उसके कांच आपके ऊपर गिर जाएंगे। कॉपिंग अप बाय बीइंग काम, ऐसा नहीं बहुत जल्दी हड़बड़ी मचा रहे हैं, आराम से, और उसको फेस करना है। जब आ ही चुका है तो फेस करने के अलावा हमारे पास कोई चांसेस नहीं है। ये कुछ तरीके जिससे आप लोग पता कर सकते हो, सॉरी पता नहीं, आप लोग बच सकते हो। अब देखिए हमें एनिमल्स भी बताते हैं, एनिमल्स भी हमें कैसे बताते हैं। बियर्स और स्नेक्स कुछ अजीब तरीके का विश करने लग, मतलब बिहेव करने लग जाते हैं। फिशेस जो है कूदने लग जाती हैं, वो इंडिकेशन देती हैं कि अर्थक्वेक आ रहा है, उन्हें पहले से पता चल जाता है। अब होते हैं उन लोगों के पास कुछ इंस्टिंक्ट, मतलब जिसे छठी इंद्री बोलते हैं ना, वो वाली कुछ उनके पास 6 सेंस होता है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि आपका जो अर्थक्वेक है वो आ रहा है।
है। एक बार वापस से इन पिक्चर्स को शेयर कर देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा बर्बाद करने वाले कुछ पिक्चर्स हैं जिन्होंने डिस्ट्रक्शन मचाया है अर्थक्वेक होने के बाद। So by this topic we have completed our next topic, which is earthquake. In the next class we will start the exogenic forces. So that's it for diastrophic forces. एक topic और आपका बच रहा है, उसके बाद exogenic forces आएगा. So we will start our next topic with endogenic forces acting over long periods, diastrophic forces. So that's it for today's class. Thank you.